कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगली सुबह सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हॉल में ही बैठे हुए थे। शिवांगी अच्छांश को दवा देने के बाद लैपटॉप पर काम कर रही थी। अनीस, नितिन और मधुर भी आ गए थे। तीनों लड़कियों के खिले हुए चेहरे देखकर साफ साफ अंदाज़ा लग रहा था कि उन्होंने बेहतरीन पल गुजारे हैं। उद्भव सिंह बोले, शिवी बेटा, अब यहाँ सब ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि देहरादून के लिए निकल जाऊँ। शिवांगी काम करते हुए, हाँ डैड, बस 15 दिन और 1-2 बार और डॉक्टर चेक करके अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। तब तक मुझे मुंबई में कुछ काम भी है। मुंबई वाला प्रोजेक्ट पिछले हफ्ते से शुरू हो गया है। फिर दिल्ली में भी एक सरकारी प्रोजेक्ट के लिए हमने काम शुरू कर दिया है। अगर वो टेंडर हमें मिल गया तो वर्कलोड कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा। उद्भव सिंह बोले, यहाँ का काम कब तक खत्म होगा? शिवांगी बोली, लगभग 6 महीने तो लग ही जाएंगे। होटल का पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया है, वर्कर्स भी आ गए हैं, इसलिए अब दिल्ली वाले टेंडर पर फोकस करना है। उद्भव सिंह बोले, लेकिन दिल्ली वाले टेंडर में इंडिया की टॉप कंपनियां सब भाग लेंगी, वहां पर हमारी कंपनी को जगह मिलेगी? शिवांगी बोली, यस डैड, वो टेंडर मुझे किसी भी हाल में चाहिए। आप परेशान मत हो, हमने काफ़ी पहले से उस पर काम करना शुरू कर दिया है। उद्भव सिंह बोले, ठीक है, तुम 15 दिन बाद आ जाना, लेकिन मैं आजकल में ही जाने की सोच रहा हूँ। शिवांगी बोली, डैड, आप अकेले वहाँ जाकर क्या करेंगे? 15 दिन की ही तो बात है, फिर हम सब साथ में चलेंगे ना? अस्मिता जी बोली, लेकिन बेटा, तुम देहरादून क्यों जाओगी? शिवांगी अस्मिता जी के सवाल सुन उद्भव सिंह की तरफ देखने लगती है। उद्भव सिंह बोले, सही तो कह रही हैं बहन जी, अब सब ठीक हो गया है तो फिर? शिवांगी बोली, अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है डैड। अनिकेत बोला, लेकिन इसमें सोचना क्या है? अच्छा तू ही बता, भाभी अब जयपुर चलेंगी ना? अच्छा शिवांगी को देखते हुए, नहीं, हम देहरादून जाएंगे, मुझे अब जयपुर नहीं लौटना है। अस्मिता जी और बाकी 5 दोस्त ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। अस्मिता जी बोली, ये तू क्या कह रहा है? जयपुर में हमारा घर है। अच्छांश बोला, कौन सा घर? अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा है, बस कंपनी शिवांगी के नाम से ट्रांसफ़र होने से 60% शेयर और उसके मालिकाना हक शिवांगी के पास हैं। और फिर शिवांगी की कंपनी भी तो है, उन्होंने इतनी मेहनत से इस मुकाम को बनाया है, अपनी एक पहचान बनाई है। ये सब छोड़कर मैं इन्हें जयपुर में लेकर नहीं रह सकता। हम लोग देहरादून रहेंगे और शिवांगी के नाम से जो कंपनी है वो कुणाल और अनिकेत के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगी। अनिकेत और कुणाल गुस्से से, तू पागल हो गया है? नहीं चाहिए हमें तेरी कंपनी, तू देहरादून जाना चाहता है ना, तो हम लोग भी वहीं चलेंगे। अच्छांश बोला, तुम लोग ये बेवकूफ़ वाली हरकत करना कब छोड़ोगे? मैं तुम लोगों से दूर थोड़े जा रहा हूँ, जब भी मन होगा देहरादून आ जाना, और बाकी फ़ोन पर बातें होती रहेंगी और मैं कंपनी के लिए ऑनलाइन सारा काम देख लूँगा। जयपुर में तुम लोगों की अपनी फैमिली है। मधुर बोला, अच्छा, और तू हमारी फैमिली नहीं है? अच्छांश बोला, फैमिली हूँ, तभी तो तुम लोगों को समझा रहा हूँ। देख, हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं और यही काफ़ी है। बाकी महीने 2 महीने में मिलना जुलना होता ही रहेगा, लेकिन अगर शिवांगी जयपुर आई तो देहरादून में उनकी कंपनी का क्या होगा? जो ये इतनी मेहनत कर रही हैं, इन सब का क्या होगा? अस्मिता जी अच्छांश की बातें सुन मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा सही कह रहा है, आज मुझे अपने बेटे पर सच में घमंड हो रहा है। हमेशा लड़कियां ही क्यों लड़कों के काम और जॉब के लिए अपने सपने को छोड़ें? शिवांगी में काबिलियत है आगे बढ़ने का, और अब हम भी नहीं चाहते कि वो अपनी काबिलियत छोड़कर जयपुर आए। मैं अच्छे के फैसले में उसके साथ हूँ। फिर जयपुर और देहरादून के बीच की दूरी ही कितनी है? वैसे भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी लोग तो खुद में ही व्यस्त हो जाते हैं। बाकी कोई फेस्टिवल या कोई ऐसा मौका होगा तो हम लोग एक दूसरे से मिलने आ जाएंगे। पांचों लड़के बोले, लेकिन आंटी, आज तक हम लोग 6 दोस्त जब से दोस्ती हुई है कभी अलग नहीं रहे हैं। अच्छांश बोला, और हम कभी अलग होंगे भी नहीं। शिवांगी और उद्भव सिंह सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। शिवांगी बोली, अभी आप लोग इन सब के बारे में सोचना बंद कीजिए, हमारा काम ऐसा है, हम उसे कहीं से भी संभाल सकते हैं। बाकी अभी हमारे विश्वसनीय एम्प्लाई और डैड भी हैं, लेकिन इन सबसे पहले हमें वो सारी चीज़ें जो देवेंद्र सिंह सूर्यवंशी ने धोखे से ली है वो सब वापस पाना है, और उन लोगों को उनके किए की सज़ा भी देनी है।
मैं महान आत्मा नहीं हूँ कि ये सोचकर बैठ जाऊँ कि भगवान उनके कर्मों की सजा देगा। यह सुन सभी शिवांगी को देखते हुए, लेकिन ये सब होगा कैसे? शिवांगी बोली, सब हो जाएगा, बस 15 दिन और उन लोगों को आसमान में उड़ने देते हैं, उसके बाद वो ज़मीन पर रहने लायक भी नहीं बचेंगे। सभी इस बात को मान जाते हैं। शिवांगी बोली, तब तक आप लोग वहाँ जाकर अपना अपना काम संभालें और सब पर पूरी नज़र भी रखें। हम 15 दिन बाद पहले जयपुर ही आएंगे। सभी थोड़ा नानुकुर के बाद जयपुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी 2-4 दिन बाद। अच्छांश भी अब पूरी तरह से अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठकर सारी बातें डिस्कस करने लगा। वे लोग कमरे में आकर बातें करने लगे। उनके आदमियों ने विराज और संध्या का बायोडाटा निकलवा लिया था। इतने दिनों में तो सभी हॉस्पिटल और अच्छांश को लेकर टेंशन में थे, इसलिए इन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वे सब अपना प्लान रेडी करने में लग गए। जयपुर में राघवेंद्र सिंह ने संध्या को फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने फिर से अपने आदमी मुंबई भेजे, जहां से उन्हें पता चल गया था कि अच्छांश का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन बोन मैरो कहाँ से आया किसी को पता नहीं चला, क्योंकि उसी वक्त में वो 2 आदमी जो बोन मैरो देने आए थे, उनके आने की वजह से उनके आदमियों को अस्पताल से ये बात सही से पता नहीं लग रही थी। लेकिन राघवेंद्र सिंह अच्छांश के ऑपरेशन का सुनकर खुश हो गए थे। बाकी घर वाले को अच्छांश से अब कोई लेना देना नहीं था, सभी अपने में मग्न थे। लेकिन सुरेंद्र जी नीलम और उनके बच्चे देवेंद्र और साक्षी के सामने अब नौकर की तरह रह रहे थे। कंपनी में भी उनकी जगह एक एम्प्लॉय की थी, जिससे अब उन्हें अच्छांश की बहुत याद आ रही थी। देवेंद्र, साक्षी का बेटा वर्णित, अपने माँ बाप से नाराज होकर हॉस्टल में रहने लगा था। सताक्षी तो आसमान में उड़ रही थी, वो भी बिल्कुल अपने माँ बाप के जैसी दौलत की भूखी थी। नंदिनी सुरेंद्र और नीलम की बेटी को अपने सामने अब कुछ भी नहीं समझती थी। नंदिनी और आनंद अपने माँ बाप और देवेंद्र साक्षी जैसे नहीं थे। वर्णित की तरह वे लोग भी बस सुकून की ज़िंदगी चाहते थे। अब तो उनके माँ बाप भी इस बात को समझ चुके थे, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, इसलिए वो शर्मिंदगी की वजह से अच्छांश और अस्मिता जी के सामने जाना नहीं चाहते थे। मुंबई में अच्छांश और बाकी दोस्तों ने संध्या और विराज की कुंडली खंगाल दी थी, और जो सच सामने आया वैसा तो इन लोगों ने सोचा भी नहीं था। अच्छांश इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो जाने कितनी देर तक अपने दोस्तों के गले लगकर रोता रहा। शिवांगी डिनर बनाने के बाद जब अस्मिता जी को उन लोगों को बुलाने के लिए कहा, तब वे लोग कमरे से बाहर आए, लेकिन अच्छांश की आंखें शिवांगी और अस्मिता जी से सारी चुगली कर दी थी। अस्मिता जी परेशान होते हुए, क्या हुआ है, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? अच्छांश का गला अभी भी भर्राया हुआ था। कुणाल बोला, आंटी, वो हम सभी एक दूसरे को तकिए से मार रहे थे और गलती से अच्छांश की आंखों में झटका लग गया। अनिका बोली, आप लोग बच्चे हैं क्या, जब देखो तब लड़ना शुरू कर देते हैं। अस्मिता जी बोली, इन लोगों को कहने का कुछ फ़ायदा नहीं, अब बाप बनने वाले हैं, लेकिन हरकतें बच्चों वाली करेंगे। कहते हुए अपने साड़ी के पल्लू से मुँह से भाप लेकर अच्छांश की आंखों को सेकने लगी। अनिकेत बोला, आंटी, ये बात इन लोगों को समझाओ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं तो सच में बच्चा हूँ। ये सुनते ही सभी हंसने लगते हैं। मधुर बोला, तू सच में बच्चा ही है आंटी, इसे दूध की बोतल ला कर दे दो। अनिकेत घूरते हुए, उड़ा लो मेरा मजाक, लेकिन मैं भी जल्दी ही शादी करने वाला हूँ, और तुम लोगों की तरह 2 साल 3 साल तक वेट नहीं करूँगा, अच्छांश की तरह जल्दी से बाप बनूंगा। सारी लड़कियां झेपते हुए किचन की तरफ चली गईं। अस्मिता जी अनिकेत के सर पर एक थप्पड़ मारते हुए, बिल्कुल पागल है, कुछ सोच समझ कर तो बोला कर। अनिकेत अपना सर सहलाते हुए, अब मैंने क्या कर दिया? अच्छांश बोला, कुछ नहीं साले, चल चुपचाप बैठकर खाना खा। अच्छांश को नॉर्मल देख सारे दोस्त खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। शिवाच्छ सबकी प्लेट में खा खा कर अपना पेट भर लेता है। सभी अपने अपने कमरे में सोने आ जाते हैं। शिवांगी अच्छांश के सीने पर सर रखते हुए, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, फिर किस बात से आप इतने परेशान हो गए थे? अच्छांश शिवांगी को देखते हुए, ऐसी कोई बात नहीं थी, बताया तो था, वो तकिया से झटका लग गया था। शिवांगी बोली, क्या सच में? अगर नहीं बताना चाहते हैं तो आप मना कर सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अच्छांश बोला, आपसे झूठ बोलना नहीं चाहता, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। शिवांगी बोली, ये सच किससे जुड़ा हुआ है? अच्छांश बोला, मेरे पापा से। आज तक हमें लग रहा था कि पापा का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आज पता चला है कि ये एक साजिश थी। उनके दुश्मनों ने जानबूझकर उनकी गाड़ी में बम रखवाए थे। शिवांगी बोली, क्या उस दुश्मन का पता चला है? अच्छांश बोला, हाँ, पूरा सिसोदिया परिवार ने मिलकर साजिश रची थी। शिवांगी बोली, वाट, लेकिन वो तो आपके पापा के दोस्त थे ना? अच्छांश बोला, हाँ, माँ ने तो यही बताया था। अब इसी बात का तो पता लगाना है कि उन लोगों ने पापा को क्यों मारा। दुनिया में लोगों के चेहरे के ऊपर चेहरे हैं, समझ नहीं आता किस पर विश्वास किया जाए। शिवांगी बोली, ये बात संध्या और विराज को तो ज़रूर पता होगी, वे दोनों आपके कब्जे में ही है ना? अच्छांश बोला, हाँ, जब हम जयपुर चलेंगे तो उनका भी हिसाब होगा। शिवांगी बोली, बिल्कुल, अब ज़्यादा मत सोचिए। अच्छांश शिवांगी के माथे को चूमते हुए, जब आप पास होती हैं तो ऐसे ही दिल दिमाग आपको छोड़कर कुछ सोच ही नहीं पाता। शिवांगी मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूम, ज़्यादा मक्खनबाजी मत कीजिए, अब कुछ नहीं मिलेगा। अच्छांश थोड़ा उदास होते हुए, सॉरी, कल रात आपको उस तरह अधूरा छोड़ने के लिए। शिवांगी उसकी आंखों में देखते हुए, आपकी बाहों में आकर मैं खुद ही पूरी हो जाती हूँ। आपका होना मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल करता है। रही बात कल रात की, तो अभी आपकी तबीयत जिस तरह से है उसमें आपका मेरे करीब होना ही बहुत है। मेरे लिए वो सारे एहसास खूबसूरत हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी दिमाग में मत सोचिए, बस कुछ दिनों की बात है। अच्छांश उसे अपने बाहों में समेटते हुए, आपके होने से मेरी ज़िंदगी भी मुकम्मल होती है। एक बार ठीक हो जाऊं, उसके बाद आपके साथ सारी ख्वाहिशों को पूरा करना है। जो सारे सपने हमने मिलकर देखे हैं, उन सबको पूरा करना है। सारी खुशियां आपके दामन में डालनी है। दोनों बातें करते हुए थोड़ी देर में सो जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। 3 दिन बाद सभी दोस्त जयपुर लौट जाते हैं। शिवांगी अच्छांश की देखभाल से लेकर मुंबई में बन रहे रिसोर्ट का सारा काम संभालती है। दिल्ली वाले टेंडर पर भी वो पूरी मेहनत कर रही थी। 1 हफ्ते बाद अच्छांश का फिर से चेकअप हुआ, जिसमें उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी आई। अस्मिता जी और उद्भव जी अपने परिवार को देख अब और ज़्यादा खुश रहने लगे थे। अब कोई अकेलापन नहीं था। शिवाच के साथ उन लोगों का सारा दिन आराम से कट जाता था। अच्छांश भी अब थोड़ा बहुत अपने कंपनी का वर्क देखने लगा था। आगे के 1 हफ्ते भी आराम से कट जाते हैं। डॉक्टर फाइनली एक बार और चेकअप कर अच्छांश को पूरी तरह फिट और फाइन बताते हैं। घर आने पर अब सभी जयपुर जाने की तैयारी करने लगते हैं। उद्भव सिंह देहरादून जाना चाहते थे, लेकिन शिवांगी और अच्छांश उन्हें अपने साथ जयपुर चलने के लिए मना लेते हैं। शिवांगी जयपुर अनिकेत को फ़ोन करके उन लोगों का पूरा इन्फॉर्मेशन मांगती है, जो इन दिनों उन पर नज़र रखकर हासिल की गई थी। रात को अच्छांश शिवांगी के साथ लेटा हुआ था। अच्छांश बोला, बीबी, आप करने क्या वाली हैं? क्योंकि उस पेपर पर मेरे हस्ताक्षर हैं और वो पेपर भी असली थे। शिवांगी बोली, तो मैंने कब कहा कि पेपर नकली हैं? अच्छांश बोला, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे वे लोग आपकी बात मानेंगे, जिस प्रॉपर्टी को पाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया। क्या वो केवल कहने भर से दे देंगे? शिवांगी बोली, कहने सुनने का स्टाइल मेरा नहीं है। मैं अपनी हक की चीज़ें छीन कर भी वापस ले लेती हूँ। शायद डैड ने आपको बताया नहीं, मैंने उनके दुश्मनों का क्या हाल किया था। अच्छांश ये सुनते ही हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, मतलब फिर से आप एक्शन मोड में आने वाली हैं? शिवांगी मुस्कुराते हुए, बहुत दिनों से हाथों में खुजली हो रही है, अब जब मौका मिला है तो जाने क्यों दूं? अच्छांश बोला, बेचारे मेरे चाचा चाची। शिवांगी अच्छांश को घूरते हुए, क्यों, दया आ रही है? अच्छांश अपना मुंह लटकाते हुए, क्या करूं, मेरे चाचा चाची हैं, उनके नाम पर कोई मातम मनाने वाला भी तो होना चाहिए। शिवांगी मुस्कुरा देती है। अच्छांश मुस्कुराते हुए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, अब किसी को भी हम दोनों के बीच में आने की इजाज़त नहीं। शिवांगी बोली, अब लगता है काश उस वक्त मेरे पास एक मोबाइल होता तो ये मुझे 4 साल आपके बिना गुजारने पड़े, ये नहीं होता। अच्छांश बोला, और मुझे लगता है कि काश मैं उस दिन अपने वादे के मुताबिक आपके घर पहुंच जाता तो शायद ये नहीं होता। लेकिन ये कड़वी यादें बस यादें बनकर रहेंगी। मैं अपने आने वाली ज़िंदगी में अब कोई भी दूरी नहीं आने दूंगा।
सॉरी कि मैं आपको ढूंढ नहीं पाया, सॉरी कि मेरे बिना शिवाच को आपको संभालना पड़ा, और थैंक यू कि आपने मेरा विश्वास किया, मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाई, उसे इतना प्यार दिया। शिवांगी बोली, कभी कभी जो होता है शायद उसमें कुछ अच्छाई भी छिपी होती है। माना वो सब बहुत ही तकलीफ दे रहा था, लेकिन इन सब में एक अच्छी चीज़ हुई कि मैं खुद के लिए लड़ना सीख गई, लोगों से डरने वाली उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका सामना करना सीख गई। अच्छांश मुस्कुराते हुए, ये तो मैं देख चुका हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और सच में आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी आपके जैसी बने। शिवांगी बोली, फिर से आपकी बेटी? अभी वो आई भी नहीं है और आप मुझे भूलने लगे हैं। अच्छांश हंसते हुए, बिल्कुल नहीं, आपकी जगह मेरी ज़िंदगी में सबसे ऊपर है, लेकिन मेरे बच्चे भी मुझे प्यारे हैं क्योंकि उनमें हम दोनों का अंश है। दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। अच्छांश भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं थी। 2 दिन बाद शिवांगी सबके साथ जयपुर के लिए निकल गई। शाम 6 बजे की फ्लाइट थी। जयपुर पहुंचते हुए लगभग 8 बज गया था। एयरपोर्ट से बाहर आते ही शिवांगी उस शहर को देखने लगी जिसे वो सालों पीछे छोड़ चुकी थी। अच्छांश शिवाच को अपनी गोद में लिए शिवांगी का हाथ थामे, अब मैं आपके हर कदम पर साथ हूँ, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मिलकर अपना सफ़र पूरा करेंगे। शिवांगी मुस्कुराते हुए सर हिला देती है। अनिकेत, थोड़ा रोमांस घर के लिए बचा लीजिए, बेचारे क्यों हम जैसे सिंगल लोगों को जला रहे हैं। ये सुनते ही शिवांगी झेप जाती है। अच्छांश बोला, लगता है जयपुर में आते ही तू फिर से पिटने के लिए उतावला हो रहा है। अनिकेत सामान गाड़ी में रखते हुए, लोगों से सच्चाई हजम ही नहीं होती। अस्मिता जी उसके कंधे पर एक थप्पड़ मारते हुए, क्या क्या बोलता रहता है तू। अनिकेत अपना मुंह फुलाते हुए, आंटी मैं तो सच ही बोलता हूँ, इन लोगों ने सच में मेरे साथ बेवफाई की है, खुद शादी कर ली, अब बाप भी बन गए और मुझे सिंगल पर अत्याचार करते रहते हैं। उद्भव सिंह मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, हम जल्दी आपके लिए भी एक प्यारी सी लड़की ढूंढ लेंगे। अनिकेत अपनी आंखों में चमक भरते हुए, लड़की तो मेरी नज़र में है, बस आप लोगों की कृपा हो जाए, खास करके शिवांगी भाभी की। अंतिम लाइन वो धीरे से बोलता है, कोई सुन नहीं पाता। अच्छांश अस्मिता और शिवांगी के साथ पीछे की सीट पर बैठता है। उद्भव जी आगे की सीट पर बैठ जाते हैं। शिवांगी शिवाच को अपनी गोद में ले लेती है, वो सो गया था। सभी घर के लिए निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी अच्छांश के बंगलों पर रुकती है जिसे उसने अपनी कमाई से लिया था। वैसे तो ये भी देवेंद्र सिंह के नाम लिख चुका था, लेकिन शिवांगी ने यहीं आने का डिसाइड किया। देवेंद्र सिंह को अच्छांश के बारे में कोई खबर नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था कि वो ठीक हुआ भी या नहीं, अभी मुंबई में है या कहाँ है। वो तो अपने में मगन थे, कंपनी का मालिक बन वो खुद को पूरी दुनिया का मालिक समझने लगे थे। पांचों दोस्त ने पूरे बंगलों को अच्छे से साफ करवा कर सेट कर दिया था। बंगलो बेहद खूबसूरत था। अच्छांश शिवांगी को अपने साथ लेकर कमरे में आता है। नीचे सारे दोस्तों ने खाना घर से ही पैक करवा कर लाया था। सभी की पत्नी प्रेग्नेंट थी। नितिन की पत्नी कोमल का भी पिछले हफ्ते ही प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ था, इसलिए शिवांगी और अस्मिता जी ने स्ट्रिक्टली सबको घर पर ही रहने को कहा था, इसलिए सारी लड़कियां अपने अपने घर पर थी। शिवांगी पूरा कमरा देखते हुए, ये तो बहुत खूबसूरत है। अच्छांश शिवाच को बेड पर सुलाते हुए शिवांगी को बाहों में भरकर, आप यहाँ मेरे साथ हैं, इससे ये कमरा और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, नहीं तो जब से इस कमरे में आता था सब कुछ खोखला लगता था। शिवांगी उसके सीने पर अपना सर रखते हुए, अब ये खूबसूरती हमेशा रहेगी। दोनों फ्रेश होकर नीचे सबके साथ खाना खाते हैं। उसके बाद सारे लड़के कल आने को कहकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अस्मिता जी और उद्भव जी भी अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। शिवांगी मेन दरवाज़ा अच्छे से लॉक करते हुए जैसे ही घूमती है, अच्छांश उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। शिवांगी अच्छांश की गर्दन में अपने दोनों बाहें जोर से पकड़ते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप, अभी आपकी। अच्छांश उसके बोलने से पहले ही, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, कहते हुए उसके माथे को चूम उसे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। शिवांगी मुस्कुराते हुए अच्छांश के सीने पर अपना सर रख देती है। अच्छांश कमरे में आकर उसे धीरे से बेड पर बैठाता है।
अच्छांश दरवाज़ा लॉक करके लाइट ऑफ करते हुए नाइट बल्ब जला देता है। शिवांगी शिवाच को एक साइड खिसका कर तकिया लगाते हुए खुद भी लेट जाती है। अच्छांश उसके पास आकर लेटते हुए अपनी बाहों में भर लेता है। शिवांगी बोली, ये बंगलो आपने बना बनाया लिया था या खुद से बनवाया था? अच्छांश बोला, नीचे का फ्लोर बना हुआ था, जैसे ही कुछ पैसे हुए मैंने ज़मीन के साथ पूरा बंगला खरीद लिया। वैसे ये किराया वाला मकान भी मेरे और माँ के लिए काफ़ी था, लेकिन अनिकेत उसका किराया जल्दी लेता नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। शिवांगी बोली, आप जब कॉलेज में थे मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। क्या कॉलेज में कोई भी आपको आपकी रियल आईडी जिसे नहीं जानता था? अच्छांश बोला, नहीं, जब मैं 10वीं में ही था तभी पापा की डेथ हो गई थी और साल लगते लगते मेरे अपनों के चेहरे साफ साफ नज़र आने लगे थे। फिर भी सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मेरे हाथ उस समय कुछ भी नहीं था। लेकिन जब माँ के साथ बदतमीजी ज़्यादा होने लगी और उस दिन तो हद ही हो गई थी, वो बेहोश हो गई थी और दोनों चाची फिर भी उन्हें सुनाई जा रही थी, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसी समय माँ को लेकर घर छोड़ दिया था। उससे कुछ महीने पहले ही आपको पहली बार स्कूल में देखा था। शिवांगी बोली, मुझे तो स्कूल में लगभग 6 महीने बाद एक क्लासमेट ने मुझे बताया, तब मुझे पता चला। अच्छांश बोला, पता है मुझे, क्योंकि मैंने 2 दिन तक आपको नहीं देखा था और मुझे बेचैनी होने लगी थी। उसके बाद जब आप आई तो आप और ज़्यादा डरने लगी थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, इसलिए आपकी क्लास में पता करवाने की कोशिश की। वहाँ से मुझे पता लग चुका था, इसलिए मैं भी और ज़्यादा सतर्क हो गया। शिवांगी बोली, लेकिन इस विराज की आपसे शुरू से ही क्या दुश्मनी थी? क्योंकि स्कूल टाइम में तो मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया था और उसने मुझे तंग भी नहीं किया था। अच्छांश बोला, सारी बातें पता लग चुकी है। विराज और वो लड़की संध्या दोनों सगे भाई बहन हैं। शिवांगी चौंकते हुए, लेकिन दोनों का सरनेम तो बिल्कुल अलग है। अच्छांश बोला, उसकी भी लंबी कहानी है। ये संध्या जब 5 साल की थी उस वक्त इसने अपने नौकर की बेटी का सर फोड़ दिया था, क्योंकि उस बच्ची ने इसके डॉल को छू लिया था। इससे पहले भी वो जरा जरा सी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, लेकिन उस दिन उस बच्ची के जान पर बन आई थी, उसे तो बचा लिया गया। लेकिन अब संध्या के माँ बाप थोड़े डर गए, इसलिए वो संध्या को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ने जब संध्या की काउंसलिंग की तो पता चला कि ये बीमारी उसे बहुत पहले से ही है, अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। उसे जो चीज़ चाहिए होता था बस चाहिए होता था। अगर कोई भी उसे इनकार कर देता या उसकी पसंदीदा चीज़ों को हाथ भी लगा देता तो वो गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। ये बात घर के नौकरों के द्वारा आसपास में भी फैलने लगी थी, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे इलाज के लिए लंदन भेज दिया, उसके मामा मामी के पास। क्योंकि उसके मामा मामी की कोई संतान नहीं थी, वे लोग भी उसका इलाज करते हुए उसे बहुत प्यार से रखने लगे और यहीं पर उनसे चूक हो गई। इलाज तो करवाया, लेकिन उसके साथ ही उनके लाड़ दुलार ने उसके अंदर की बीमारी को मरने नहीं दिया। विराज संध्या का जुड़वा भाई है जो उससे आधा घंटा बड़ा है। विराज के माँ बाप ही रियल में संध्या के माँ बाप हैं। वो संध्या मल्होत्रा है। सिसोदिया संध्या के मामा मामी हैं। पापा इस सिसोदिया को पहले से ही जानते थे, क्योंकि संध्या के दादा यानी उसके मामा के पापा से हमारे दादा की दोस्ती थी। बाद में संध्या के मामा लंदन पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन उनकी बहन मतलब संध्या की रियल मम्मी हमारे पापा को पसंद करने लगे। कभी भी त्योहारों में या कोई पार्टी में वो लोग आते रहते थे और वहीं पर उनके पापा से मुलाकात हुई थी। लेकिन पापा कॉलेज टाइम से ही माँ से प्यार करते थे। माँ भी अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे नाना नानी और दोनों मामा उदयपुर के राजसी खानदान से हैं। यहाँ जयपुर में माँ पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन मेरे दादा ने बिना पापा से कुछ पूछे अपने दोस्त से उनकी बेटी के साथ पापा का रिश्ता पक्का कर दिया। इसकी खबर किसी को नहीं थी। ये मेरे दादा और संध्या के नाना के बीच की बात थी, क्योंकि संध्या की रियल मम्मी ने अपनी इच्छा अपने बाप को बता दी थी। लेकिन दादाजी ये बात घर में करते उससे पहले ही पापा माँ के बारे में सबको बता दिए। मेरे पापा के दादा दादी अच्छे विचारों वाले आदमी थे और मेरी माँ भी पढ़ी लिखी अच्छे खानदान से थी, जिनके बारे में मेरे पापा के दादाजी अच्छे से जानते थे। इसलिए उन लोगों ने माँ पापा के रिश्ते के लिए कोई रोक टोक नहीं की।
उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते को मान लिया। मेरे दादाजी को ये बात पसंद तो नहीं आई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरी माँ भी अच्छे ख़ानदान से है तो उन्होंने अपने दोस्त से माफ़ी मांग ली। वे लोग भी कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि मेरे पापा के दादाजी और ख़ुद मेरे पापा इतने पावरफुल थे कि वो लोग कुछ करने की सोच भी नहीं सकते थे। शायद दुश्मनी के बीज यहीं से पड़ गई थी। संध्या लंदन में ही थी, क्योंकि उसका इलाज भी चल रहा था और वे लोग उसे यहाँ लाकर उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता भी नहीं लगने देना चाहते थे। इसलिए उसे कभी लंदन से लेकर नहीं आते थे। जब भी आते केवल सिसोदिया दोनों पति पत्नी आते। जब मैं छोटा था उसी समय हमारे घर आए तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए मुझसे रिश्ता करवाने की बात पापा को कही, लेकिन पापा ने उसी समय कह दिया था कि बच्चे छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो वो अपने जीवन का फैसला खुद करेंगे। लेकिन उन सिसोदिया को अब हमारी पावर और पैसे का लालच भर गया था। और दूसरी बात, वे लोग अब तक पापा वाले रिश्ते की बात भूले नहीं थे। पहले वाले लोग बेऔलाद थे, इसलिए उन लोगों ने इस बारे में कुछ सोचा नहीं था, लेकिन अब वो संध्या के माध्यम से पूरे जयपुर पर अपना हुकूमत चाहते थे। पापा के इनकार करने के बाद भी वे लोग पापा के गुड लिस्ट में बने रहने के लिए उनके सामने बहुत अच्छे बनने का दिखावा करते हैं। और इसी बीच उन्होंने बातों ही बातों में संध्या को बता दिया कि उसकी शादी मुझसे होगी। संध्या जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी बीमारी भी बढ़ती गई। जब वो 13 साल की थी तभी एक दिन उसके माँ बाप यही बातें कर रहे थे कि मेरे माँ पापा को इस रिश्ते के लिए तैयार कैसे किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो पूरी तरह से ही इस रिश्ते को एक तरह से इनकार कर दिया था। ये बात संध्या ने सुन ली और उसके अंदर की बीमारी या उसकी जिद जो भी कहिए वो जाग गई। उसे अब ये सोच सोच कर ही गुस्सा आने लगा कि कोई उसे इनकार कैसे कर सकता है। वो उस गुस्से में अपने कमरे का सारा सामान तोड़ने लगी। उस समय तो किसी तरह उसके माँ बाप ने संभाल लिया, लेकिन अब वो यहाँ आने की जिद करने लगी। लेकिन सिसोदिया को अच्छे से मालूम था कि वो यहाँ आई तो सबको उसकी बीमारी के बारे में पता चल जाएगा। पापा तो ऐसे ही रिश्ते के लिए इनकार कर रहे हैं, अगर उन्हें पता चला तो वो और कभी भी नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने समझा बुझाकर उससे वादा किया कि वो उसकी शादी मुझसे ही करवाएंगे। और इसी के लिए उन्होंने अब संध्या के असली माँ बाप यानी विराज के माँ बाप से कांटेक्ट किया, जो यहीं जयपुर में रहते थे। विराज भी शुरू से ही बदतमीज़ था। संध्या के ना रहने से अब उसके माँ बाप और ज़्यादा केवल उसकी जिद पूरी करने लगे थे। उन लोगों ने मुझ पर नज़र रखने के लिए विराज को तैयार किया और उसी समय से मैं जिस स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, उसमें उसका भी एडमिशन करा दिया गया। विराज को मेरे बारे में सारी बातें पहले से ही पता थी, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। स्कूल से ही उसकी बदतमीजी की वजह से मेरा उसका 36 का आंकड़ा रहता था। उसने कई बार मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन मुझे उसकी कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। कॉलेज तक आते आते मैं उससे नफ़रत करने लगा था, क्योंकि एक दिन वो अनिका को अकेले पाकर उससे बदतमीज़ी करने लगा था। समय से कुड़ाल के पहुंच जाने की वजह से उस दिन बहुत गलत होते होते रह गया। हम लोगों ने उसे बहुत पीटा, पुलिस को देना चाहा, लेकिन अपने परिवार के दम पर पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और उस समय मेरी हालत तो आप जानती ही हैं, लेकिन उसके बाद से मैं उसे देखना भी नहीं चाहता था। अभी अनिका वाले घटना को 6-7 महीने ही बीते थे, तभी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया। और पहले दिन के पंगे के बाद से मुझे यही डर था कि अगर विराज को हमारे रिश्ते के बारे में पता लग गया तो कहीं वो मुझसे बदला लेने के लिए आपका यूज ना करे। यही कारण था कि मैं आपसे अपना रिश्ता लोगों के सामने लेकर नहीं आया। लेकिन एक्साइटमेंट में की गई मेरी एक गलती ने उन लोगों को मौका दे दिया और हमारे बीच इतनी दूरियां आ गईं। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं तो उस विराज को जानता भी नहीं था कि वो मेरे दादा के कांटेक्ट में है। और स्कूल से लेकर हमारे कॉलेज तक उसकी नज़र हमेशा मुझ पर रही है। वो मेरे बारे में जानता है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं जानता था। अगर मुझे पता होता तो शायद हम दोनों को इतनी तकलीफ़ नहीं सहनी पड़ती। शिवांगी अच्छांश के भीगे पलकों पर अपने होठों को रखते हुए, अब हम साथ हैं, ये हमारे मोहब्बत का इम्तिहान था और हमने इसे पार करके फिर से एक दूसरे का साथ पाया है। यह एक सबक है हमारे लिए कि हम फिर ऐसी कोई गलती ना करें। अच्छांश बोला, अब तो भूल से भी भूल कर गलती नहीं होगी। विश्वास तो मुझे पहले भी था,
बस आपको ढूंढ नहीं पाया, इसका मलाल है मुझे। शिवांगी बोली, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि उस विराज को या आपके दादा को हमारे रिश्ते के बारे में खबर लग गई थी तो उन्होंने पहले कुछ क्यों नहीं किया? और उस दिन हमारे बीच जो भी हुआ वो उन्हें कैसे पता? और एकदम परफेक्ट टाइम पर उन्होंने कैसे सारी प्लानिंग कर ली? अच्छांश बोला, ये बात भी वहीं से शुरू होती है जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पापा को संध्या की बीमारी का पता चल चुका था। अब ये बात उन्हें कैसे पता चली अभी हमें मालूम नहीं चल पा रहा है। लेकिन उस दिन पापा उस सिसोदिया के यहाँ गए थे, कोई ज़रूरी काम था शायद। बातों बातों में फिर संध्या के नाना ने रिश्ते की बात छेड़ दी, क्योंकि उस समय तक संध्या को भी पापा के इनकार के बारे में पता चल गया था और यहाँ विराज मेरे स्कूल में एडमिशन ले चुका था। तब पापा ने इस रिश्ते से इनकार करते हुए उन्हें बता दिया कि उनकी बेटी पागल है, पहले उसका इलाज कराएं। ये सुनते ही वो लोग समझ गए कि अब बिल्कुल दाल नहीं गलने वाली है। एक तो पहले से ही पापा से उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ था और अब पापा ने मेरे रिश्ते से भी इनकार कर दिया था। इसलिए उन लोगों को पापा को ही रास्ते से हटाने का सोचा। पापा के ऑफिस में जब गाड़ी पार्क थी उसी वक्त बम लगवा दिया। पापा इन सब से अनजान शाम को जब घर लौट रहे थे तो बीच रास्ते में ही एक ट्रक के सामने आने से उन्होंने जैसे ही ब्रेक लिया बम ब्लास्ट हो गया और उसी के साथ आगे वाले ट्रक भी टकरा गया। उन लोगों ने पहले ही पुलिस को रुपए खिलाकर बम वाली बात छुपाने के लिए कहा और हम लोगों के सामने केवल एक्सीडेंट का ही पता चला। पापा की तेरहवीं में वो सिसोदिया आए और दादाजी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए हमारे रिश्ते की बात कही। दादाजी को भी उनकी बेटी का पापा से शादी ना कराने का गिल्ट था। उन्होंने वादा किया कि मेरी शादी उस लड़की से ही होगी। अब की बार वो अपनी जबान से पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें पता भी नहीं था कि यही लोग उनके बेटे के कातिल हैं। उसके बाद मेरे खुद घर के हालात बिगड़ते चले गए। मैंने घर छोड़ दिया, लेकिन मुझे पता था कि मेरे दादा मेरे बारे में सारी खबर रखवा रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं था कि स्कूल और कॉलेज में विराज मुझ पर नज़र रखा हुआ है। उस दिन जब पहली बार सारे कॉलेज के सामने आपको लेकर गाड़ी में घूमने निकला, उस वक्त विराज ने ये खबर अपनी फैमिली को दे दी और उनकी फैमिली ने दादाजी को ये बात बताई। दादाजी और संध्या के घर वाले तो इसी इंतज़ार में बैठे थे कि मेरी पढ़ाई पूरी हो और मैं सेटल हो जाऊं। उसके बाद संध्या से मेरी शादी करवा दे। घर छोड़ने के बाद और कंपनी हवेली सब दोनों चाचा के छीनने के बाद वे लोग तो अब शादी करने के लिए ज़्यादा जोर नहीं दे रहे थे, लेकिन संध्या का पागलपन उन्हें ये करने पर मजबूर कर रहा था। मेरे दादा को जैसे ही आपके बारे में पता चला उन्होंने आपके बारे में सारी बातें पता लगाई। आपके घर परिवार खानदान के बारे में जानते ही मेरे दादा को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उनके लिए उनकी झूठी मान मर्यादा और ख़ानदान बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन जिस तरीके से मैंने घर छोड़ा था और फिर कभी पलट कर उन लोगों को नहीं देखा, इतना तो मेरे दादा जान गए थे कि मैं केवल उनके कहने भर से आपसे अलग नहीं रहूँगा। इसलिए उन्होंने चुपके से मेरी शादी संध्या के साथ तय करते हुए मेरी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने का वेट करने लगे। वे लोग सोच रहे कि किसी तरह ज़बरदस्ती मेरी शादी कर देंगे, उसके बाद आपसे खुद ब खुद पीछा छूट जाएगा। लेकिन अभी आपको कुछ किया या मुझे रोकने की कोशिश की तो हो सकता है कि ये उनके लिए घातक हो जाए। इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन विराज की नज़र मुझ पर लगातार बनी हुई थी। अब उन लोगों ने संध्या को भी यहाँ बुला लिया। उस समय तक मैंने अपनी कंपनी भी शुरू कर दी थी। संध्या मुझे देखने के बाद और भी ज़्यादा मुझे हासिल करने की जिद लेकर बैठ गई। लेकिन उन लोगों का प्लान सक्सेस होता उससे पहले ही उस दिन मैं आपसे मिलने पहुंच गया और अपनी बेताबी में हमने अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लिया। विराज ने जब हमें मंदिर में शादी करते देखा उसी वक्त उसने अपने घर पर और दादाजी को कॉल करके सारी बातें बता दी। वो गुस्से में उसी वक्त मुझे मारने की बात कर रहा था, लेकिन संध्या ने उससे कहा कि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे दादाजी ने भी धमकी दी कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। विराज लौट गया, लेकिन अब सब ने मिलकर इस बात की पूरी प्लानिंग कर ली। मेरे दादा मेरी माँ को इमोशनली कमज़ोर करने के लिए घर पहुँचे। तभी मैं माँ को आपके यहाँ चलने की बात कर रहा था और माँ ने भी रजामंदी दे दी थी। उसके बाद माँ ने जो बताया वो तो आप जानती ही हैं।
शिवांगी बोली, ये तो आपके दादा विराज, संध्या और बाकी सिसोदिया परिवार की प्लानिंग हो गई। जो उन्होंने मेरे साथ किया, मेरी नज़रों में आपको गलत साबित करने के लिए। लेकिन आपकी नज़रों में मुझे गलत साबित तो मेरे अपने बाप ने किया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? माँ सौतेली सही, लेकिन बाप तो सगा था। जिंदगी भर तो कुछ दिया नहीं, जाते जाते भी अपनी बेटी को ही इतना गलत साबित कर दिया। अपनी बेटी को इतना नीचे गिराते हुए उनके ज़बान नहीं कांपे। माँ बाप तो बच्चों की गलतियाँ क्या, गुनाह तक को छुपा जाते हैं। और मैं बेगुनाह होकर भी आगे के शब्द शिवांगी से कहे नहीं गए। अच्छांश उसका दर्द और तकलीफ समझ रहा था। वो शिवांगी के गालों पर अपनी हथेली रखते हुए, आपका दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है। मैंने तो अपनों के चेहरे कुछ इस तरह देखे हैं कि अब बस अफसोस होता है। आपके पापा भी कुछ इसी तरह हैं। शिवांगी बोली, मतलब आपको पता है कि उन्होंने ये सब कैसे किया? अच्छांश बोला, हाँ, उस विराज और संध्या ने बताया है कि आपके वहाँ से जाने के बाद जब उन लोगों ने आपको रास्ते से हटा दिया, उसके अगले दिन सुबह ही विराज, संध्या और मेरे दादा फिर से आपके घर गए। आपके पापा और मम्मी से वो सारी बातें करने को गए। विराज का कार्ड, उससे बात करना, फिर उस लड़की के साथ आपकी आवाज़ में उतनी घटिया बातें करना, सब उन्होंने प्लानिंग कर ली थी। आपके पापा को ये सब करने के लिए 50 लाख रुपए दिए गए। साथ ही कंपनी में उनका प्रमोशन दिया गया। शिवांगी के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। अच्छांश उसके सर को सहलाते हुए, जिसने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, उसके लिए अपना दिल दुखाने का क्या फ़ायदा? आप उनके बारे में सोचिए जो सच में आपसे प्यार करते हैं। डैड, वो तो कभी महसूस भी नहीं होने देते कि आप उनकी सगी बेटी नहीं हैं। आपके लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। शिवांगी बोली, समझ नहीं आता, लोगों को गलत काम करने के लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं? जब आप और आपकी माँ स्ट्रगल कर रहे थे तब आपके दादा के पास ये 50 लाख रुपए नहीं थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए इतने रुपए आ गए। कभी कभी मुझे ऐसी सारी बातें बहुत बेतुकी लगती हैं। अच्छांश बोला, इन लोगों ने जो किया वो तो किया ही, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती कहीं ना कहीं हम लोगों से हुई, इन्हें अपना मानने की गलती। बहुत ऐसी चीज़ थी, अगर उसी वक्त ध्यान देते तो सारी बातें साफ हो जाती। मैं आपको ढूंढने के लिए विराज के घर गया था। वहाँ पर वॉचमैन ने बताया कि विराज 4-5 दिन से घर नहीं आया है, लेकिन उसने किसी लड़की या विराज की शादी का जिक्र नहीं किया, जबकि उसके माँ बाप ने बताया कि वो शादी करके किसी लड़की के साथ आया था और लंदन हनीमून मनाने गया है। अगर एक बार ये बात ध्यान में आ जाती और उस वॉचमैन से बात मैं कर लेता तो बहुत हद तक सच तक पहुंच सकता था। और सबसे बड़ी गलती हुई जब आपके घर विराज फ़ोन कॉल पर उस लड़की से सारी बातें कर रहा था। अब सोचता हूँ तो लगता है कि अगर किसी का रॉन्ग नंबर आ भी जाए तो आदमी कॉल कर ही देता है, लेकिन जानबूझकर उसने कॉल चालू रखी, क्योंकि उसे मालूम था कि इधर हम लोग सारी बातें सुन रहे हैं, और दूसरी बात, जिस घटना को वे दोनों जानते हो वही बातें फिर से डिस्कस क्यों करेंगे? जाहिर बात है वो सारी बातें हमें सुनाने के लिए ही कही गई थी, और सभी ने इसी को सच मान लिया। शायद कहीं ना कहीं मैं भी आपकी आवाज़ सुनकर ही उतना टूटा था। उन लोगों की प्लानिंग सफल हुई क्योंकि हमने सफल होने दिया। विराज ने अपने उन बातों में बताया था कि आप 2 महीने प्रेग्नेंट थी, जबकि आप पहली बार मेरे करीब आई थी, लेकिन उस वक्त दिमाग कितना सुन्न पड़ गया था कि सोच ही नहीं पाया। विराज के बारे में इतने अच्छे से जानता था, वो तो जाने कितनी लड़कियों को यूज करके छोड़ दिया था। फिर मैं क्यों नहीं सोच पाया कि जब आप मेरे करीब आ गई हैं तो वो आपके साथ क्यों है? इतना अच्छा तो वो नहीं है। शिवांगी बोली, अब इन बातों को पीछे छोड़ देते हैं। आपने सही कहा, गलती हम दोनों से ही हुई थी, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, और हमें भी बहुत बड़ा सबक मिला है। आप, बहुत रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है। अच्छांश मुस्कुराते हुए, सो लीजिए, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, तो अब रात रात भर जागने के लिए तैयार हो जाइए। शिवांगी शर्म से मुस्कुराते हुए उसके सीने में सिमट कर सो जाती है। अच्छांश भी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह शिवांगी फ्रेश होने के बाद जैसे ही किचन में आई, अस्मिता जी नाश्ता बना रही थी। शिवांगी उनकी हेल्प करते हुए उन्हें आराम करने को कहने लगी। अस्मिता जी थोड़ा गुस्से से, पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो।
शिवांगी थोड़ा कन्फ्यूजन से, क्यों, कुछ हुआ है क्या, नाराज़ क्यों हो रही हैं? तभी अच्छांश भी किचन में आ गया था। अस्मिता जी बोली, अपनी बीदनी को बोल दे, आगे से मुझे आंटी कहा ना तो मैं कभी बात भी नहीं करूँगी। अच्छांश मुस्कुराते हुए, मेरे बीदनी के कान बहुत तेज हैं, आपने जो बोला उसने सुन लिया। शिवांगी बोली, लेकिन मैं क्या कहूँ? अस्मिता जी बोली, क्यों, मुझे क्या कहता है? शिवांगी बोली, माँ। अस्मिता जी बोली, कितना अच्छा लग रहा है। शिवांगी अब बात को समझते हुए मुस्कुरा देती है। अस्मिता जी बोली, बेटा जो गलतियाँ मुझसे हुई है उन्हें तो मैं नहीं सुधार सकती, लेकिन अब कुछ बिगड़ने भी नहीं दूंगी। अच्छांश और शिवांगी एक साथ अस्मिता जी के गले लगते हुए, माँ अब भूल जाइए उन बातों को। अस्मिता जी दोनों के पीठ पर हाथ रखते हुए, ठीक है भूल गई, लेकिन एक बात बताऊं, इन सब में सारी गलती मेरे इस नालायक बेटे की है। अच्छांश ये सुनते ही हैरानी से अपना मुंह खोलते हुए, माँ मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? अस्मिता जी बोली, यही कि तूने कभी भी शिवांगी के बारे में ना मुझे बताया और ना ही उससे मिलवाया। अगर हम लोग पहले से एक दूसरे से मिले होते, जानते होते, तो मैं कभी शिवांगी को गलत नहीं समझती। अच्छांश मुँह बनाते हुए, मतलब सारी गलती मेरी है? माँ अगर उस समय आपको शिवांगी के बारे में बताता तो आप उसी समय मेरे कान खींचने लगती और कितनी डांटती भी कि मैं पढ़ाई छोड़कर लड़की के पीछे पागल हो रहा हूँ। शिवांगी ये सुनकर हंसने लगती है। उद्भव सिंह पीछे से बोले, क्या बात है, आज सुबह सुबह कोई चुटकुला सुन लिया क्या? शिवांगी बोली, नहीं डैड, आपके दामाद की तारीफ सुन रही थी। माँ ये बताइए कि कभी आपने इनको पिटाई भी लगाया है या केवल कान ही खींचे हैं? अस्मिता जी बोली, ना पीटा तो कभी नहीं, लेकिन अब सोचती हूँ कि एक दो डंडे लगाती इसको। अच्छांश चिढ़ते हुए अपना पैर पटकते हुए, आप दोनों सास बहू मिलकर मेरी टांग खींच रही हैं। उद्भव सिंह बोले, अरे कोई बात नहीं, ये लोग टांग खींच रहे हैं तो मैं हाथ पकड़कर खींच देता हूँ, बैलेंस बन जाएगा। अच्छांश तीनों को घूरते हुए किचन से बाहर चला जाता है और अंदर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शिवाच भी उड़ जाता है। अच्छांश उसे फ्रेश कर नीचे लेकर आता है। तब तक शिवांगी नाश्ता टेबल पर लगा दी हुई थी। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अच्छांश बोला, माँ मैं शिवांगी को लेकर ऑफिस जा रहा हूँ। शिवांगी बोली, ऑफिस? लेकिन हम अभी हवेली जाने वाले थे ना। अच्छांश बोला, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन पहले ऑफिस चलना होगा आपको, प्लीज़। अस्मिता जी बोली, ठीक है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। अच्छांश, शिवाच को आप लोग संभाल लीजिएगा। तभी शिवाच अच्छांश के गले लटकते हुए, नहीं मैं भी घूमी घूमी जाऊँगा। अच्छांश उसका मुस्कुराता चेहरा देख, ओके। शिवांगी बोली, लेकिन? अच्छांश बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। शिवांगी अच्छांश के साथ बाहर आती है। अच्छांश बाहर बॉडीगार्ड को ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देकर शिवांगी के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। शिवांगी बोली, लेकिन मुझे ऑफिस लेकर क्यों जा रहे हैं? अगर कोई काम था तो पहले आप कर लेते, हम बाद में ही हवेली चले जाते। अच्छांश बोला, थोड़ी देर सब्र कर लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कहते हुए उसका हाथ पकड़कर गियर पर रख देता है। शिवाच गाड़ी से बाहर देखते हुए खुश हो रहा था। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने रुकी। अच्छांश ड्राइविंग सीट से उतरकर शिवांगी की साइड का दरवाज़ा खोलता है। शिवाच को गोद में लेते हुए शिवांगी का हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। शिवांगी ऊपर की तरफ देखते हुए, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तभी बाकी पांचों लड़के भी वहां आते हैं। शिवांगी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, आने के लिए वेलकम करते हैं। अच्छांश शिवांगी के साथ आगे बढ़ता है। नीचे के फ्लोर पर नितिन और मधुर अपना पूरा ऑफिस दिखाते हैं। अच्छांश शिवांगी और शिवाच के साथ लिफ्ट लेकर अपने फ्लोर पर आता है। ऊपर के फ्लोर पर एम्प्लॉय अपने काम में लगे हुए थे। अच्छांश शिवांगी के साथ अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगता है। सारे एम्प्लॉय अच्छांश को एक लड़की और बच्चे के साथ देखकर थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन शिवांगी को देखने से खुद को रोक भी नहीं पा रहे थे। कुछ लड़कियां तो अभी तक हैरान परेशान थीं। अच्छांश केबिन खोलकर शिवांगी को अंदर लेकर आता है। अनिकेत और कुणाल बाकी एम्प्लॉय की तरफ देखते हुए उन्हें अपना काम करने को कहते हैं। शिवांगी केबिन की हर एक चीज़ देख रही थी। शिवांगी बोली, ये तो बहुत खूबसूरत है। अच्छांश शिवांगी के कमर में हाथ डालते हुए, आपसे खूबसूरत कुछ भी नहीं है। शिवाच अच्छांश की गोद से उतरकर पूरे केबिन में दौड़ने लगता है। शिवांगी बोली, शिवाच संभल के बेटा।
अच्छांश सामने लगे कांच के विंडो से पर्दे हटाते हुए शिवांगी के साथ वहां खड़ा होता है। इस वक्त दोनों 7वें फ्लोर पर थे। आसपास की सारी जगह उसे विंडो से दिखाई दे रही थी। शिवांगी बोली, आई एम प्राउड ऑफ यू, ये सब आपने अपनी मेहनत से हासिल किया है। अच्छांश बोला, लेकिन ये सब आपके बिना कुछ भी नहीं था। आज ये जगह, ये ऑफिस सच में खूबसूरत हुआ है। शिवांगी अच्छांश के सीने से सर टिकाते हुए मुस्कुरा देती है। अच्छांश शिवांगी को लेकर इस केबिन से लगे एक खूबसूरत कमरे में आता है। कमरे में दीवारों पर लगे शिवांगी की तस्वीर देख शिवाच्छ अच्छांश से बहुत सारे सवाल पूछने लगता है। शिवांगी उन सारी तस्वीरों को देख रही थी जो उसके कॉलेज टाइम के थे। अच्छांश पूरा ऑफिस घुमाते हुए नीचे बेसमेंट में आता है। शिवाच्छ को अनिकेत और बाकी लड़कों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया था। शिवांगी बेसमेंट में अंधेरा देख, हम यहाँ क्यों आए हैं? अच्छांश लाइट जलाते हुए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एक स्पेशल तोहफा है। तभी शिवांगी की नज़र सामने जाती है। एक लड़का और एक लड़की बहुत ही बुरी हालत में जंजीरों से जकड़े हुए थे। उन्हें देखते ही शिवांगी को आगे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दोनों संध्या और विराज थे। लाइट जलते ही संध्या और विराज धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। तभी अच्छांश का एक आदमी दोनों के ऊपर ठंडा पानी फेंक देता है। दोनों चिल्लाते हुए कांपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब सामने देखते हैं तो उन्हें कुछ देर तक यकीन नहीं होता। शिवांगी अच्छांश की तरफ देखते हुए, मैंने तो सोचा था कि इन लोगों को मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगी, लेकिन आपने तो पहले ही इनकी हालत ऐसी कर दी, बेचारे हार्ट अटैक से ही ना मर जाएं। अच्छांश मुस्कुराते हुए, सजा तो आप ही देंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी खातिरदारी ज़रूरी थी। बिना खातिरदारी के ये लोग सारी बातें कैसे बताते? आखिर इन लोगों का स्टेटस इतना ऊंचा है। शिवांगी बोली, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, बेचारे मॉडर्न ज़माने के हैं, मैं तो ठहरी गंवार। विराज बोला, अच्छांश, हम लोगों ने तुम्हें सारा सच बता दिया है, फिर हमें जाने क्यों नहीं देते? संध्या शिवांगी को घूरते हुए, ये कैसी बात कर रहे हो भाई? इस लड़की ने मेरा अच्छांश मुझसे छीन लिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर अच्छांश मेरा नहीं तो इसका भी नहीं हो सकता। शिवांगी को ये सुनते ही आज से 4 साल पहले संध्या की कही बात याद आने लगी। शिवांगी उसकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से से खींचकर एक थप्पड़ लगाती है। संध्या का चेहरा एक तरफ लुढ़क जाता है। शिवांगी उसके बालों को पकड़ती हुई अपनी तरफ चेहरा करके, कुछ याद आया? याद नहीं आया तो मैं याद दिलाती हूँ। तूने कहा था, लेकिन मैं दिखाती हूँ। अच्छांश ना कभी तुम्हारे थे, ना हैं, ना होंगे। आइंदा से अगर इनका नाम भी तेरे जुबान पर आया ना, तो ये जबान कटी हुई नीचे ज़मीन पर फुदक रही होगी। शिवांगी की आंखें उसका ऑरा इस वक्त संध्या को कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। उसकी जबान से चाहते हुए भी कुछ नहीं निकल सका। विराज तो शिवांगी को इस तरह देख हैरानी से ही मरा जा रहा था। विराज और संध्या और अच्छांश के चाचा चाची के साथ शिवांगी क्या करेगी, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। कल का भाग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। शिवांगी का रौद्र रूप जरूर देखिएगा। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।